हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। और चैनल पर ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है और ये लास्ट पार्ट है इसका। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर को कवर किया है तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर रचित जयमंडल, तो इसकी स्थापना जो है किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता तथा वहाँ निवास करने वाली जनजातियों की परंपरागत संस्कृति एवं जीवन पद्धति को संरक्षित करने के लिए की जाती है। ठीक है, यानी कि जो जैव विविधता यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं तथा निवास करने वाले जनजातियों की परंपरागत संस्कृति, जो भी वहाँ पे निवास करते हैं जनजाति, ठीक है, उनके संस्कृति एवं जीवन पद्धति जो है उनको संरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। रचित जयमंडल का वह क्षेत्र जहाँ मानवीय क्रियाकलापों पर पूर्णतः रोक होता है। रचित जयमंडल का वह क्षेत्र जहाँ मानवीय क्रियाकलापों पर पूर्णतः रोक होता है, वहाँ पे किसी भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम लोग कोर क्षेत्र वो कोर क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में बिना पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचाए सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। कुछ मानव को यहाँ पे अनुमति होती है हस्तक्षेप के लिए, कुछ बिना किसी को हानि पहुंचाए। एक आरक्षित जयमंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य जैसे आरक्षित क्षेत्र भी होते हैं। भारत में कुल 17 आरक्षित जयमंडल है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कंपटीशन में भी, जिसमें नीलगिरी आरक्षित जयमंडल की स्थापना सबसे पहले वर्ष 1986 में हुई थी। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में फैला है। इसके अलावा सिक्किम राज्य में कंचनजंगा आरक्षित जयमंडल उत्तराखंड राज्य में है और फूलों की घाटी आरक्षित जयमंडल मध्य प्रदेश राज्य में है और पंचमढ़ी आरक्षित जयमंडल इत्यादि तमिलनाडु राज्य में फैला है। इसके अलावा सिक्किम राज्य में कंचनजंगा आरक्षित जयमंडल है और उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी आरक्षित जयमंडल है और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी आरक्षित जयमंडल इत्यादि। पंचमढ़ी आरक्षित जयमंडल क्षेत्र के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। यहाँ जयमंडल क्षेत्र अपनी प्रचुर जैव विविधता, प्राचीन गुफा आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पंचमढ़ी आरक्षित जयमंडल है वो प्रचुर, यहाँ पे काफ़ी सारे जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीव और ऐसे गुफा आश्रयों के लिए, यहाँ पे गुफा यानी आश्रय के लिए गुफा भी यहाँ पे बनाया गया, उसको हम आगे भी देखेंगे। तो वो सब के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ गोंडा, कोरकू तथा भारिया जनजाति निवास करते हैं। यहाँ ऊपरी हिमालय तथा निचले पश्चिमी घाट के क्षेत्रों के सामने पौधे तथा जंतु भी पाए जाते हैं। किसी स्थान विशेष में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पौधों को हम लोग वनस्पति जाति कहते हैं। वनस्पति जाति तथा जंतुओं की प्राणी जाति बोलेंगे। किसी स्थान विशेष में जो पाया जाता है, उसको और अगर जीव होगा तो उसको प्राणी जाति बोलेंगे। इस आरक्षित जयमंडल में सागौन, साल, जामुन, आम, अर्जुन, तेंदू, बांस, फर्न आदि प्रमुख वनस्पति है। ठीक है, तथा चिंकारा, नीलगाय, जंगली भैंस, जंगली कुत्ता, भौंकने वाला हिरन, चीतल, तेंदुआ, भेड़िया आदि प्रमुख प्राणी जाता है। अगर आपको ये सब आप इसको सर्च करके भी आप इसका फोटो वगैरह देख सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गूगल पे। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षणों में समानता दिखाने वाले जीवों के वर्ग को प्रजाति या फिर स्पीसीज कहते हैं। जो एक जैसा लक्षण होता है, एक जैसा दिखता है, ठीक है, तो उसको स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज के सदस्य प्राकृतिक में मुक्त रूप से आपस में अंतःप्रजनन कर संतान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, मगर, आम वृक्ष, साल का वृक्ष आदि। सभी जीव एक खास प्रजाति के हैं। ठीक है, सभी अलग अलग प्रजाति का, बाघ का प्रजाति अलग, मगर का अलग, आम का अलग। ठीक है, ये दूसरे प्रजाति के सदस्यों के साथ अंतःप्रजनन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ करें और देखें। मैं अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियों तथा प्राणी जात को, जो वनस्पति जात यानी आपके जो क्षेत्र विशेष में कुछ ऐसे होंगे, कुछ पेड़ पौधे या फिर कुछ जंतु
जो कि उसी क्षेत्र में होते होंगे, तो वो प्राणी जात या वनस्पति जात को सूचीबद्ध करने के लिए बोल रहा है। किसी स्थान विशेष में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। यह प्रजाति किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है तथा अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती है, मतलब उसी क्षेत्र में होती है। कोई प्रजाति किसी क्षेत्र, राज्य अथवा देश के लिए स्थानिक हो सकती है। इनका संरक्षण काफ़ी जरूरी है, क्योंकि वो एक विशेष क्षेत्र में ही है, तो वो खत्म होगा तो पूरा दुनिया से ही खत्म, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। यदि किसी कारण ये अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाते हैं तो ये पृथ्वी से ही संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे। पंचमढ़ी आरक्षित जैवमंडल में साल तथा जंगली आम प्रमुख स्थानिक वनस्पति है, ठीक है। जबकि उड़ने वाले गिलहरी, विशाल गिलहरी तथा जंगली भैंस प्रमुख स्थानिक प्राणी जात है। वनों की कटाई से इनके वास स्थान का नाश, बढ़ती जनसंख्या तथा नई विदेशी प्रजाति के प्रवेश से स्थानिक प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जब यहाँ पे स्थानिक विदेशी प्रजाति, जैसे कि हम आगे एक एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे, तो ये सब आने से खतरा उत्पन्न हो गया तथा ये विलुप्त होने के कगार पर है। विदेशी प्रजाति भोजन तथा जगह के लिए स्थानिक प्रजाति से कड़ी प्रतियोगिता करते हैं। इसके साथ साथ यह स्थानिक प्रजाति से प्राकृतिक वास स्थान को नष्ट कर देते हैं तथा उनमें रोग भी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया गया है जलकुंभी, आपने देखा होगा, तो ये एक विदेशी प्रजाति है जो कि जलीय पौधे के आगमन से अन्य जलीय पौधे के अस्तित्व पर खतरा, ठीक है, इसके आने से खतरा हो गई। जो भी और भी बहुत सारे प्रजाति जो पेड़ पौधे जो पानी में रहते हैं, तो इसके आने से उस पर खतरा, उसका अस्तित्व पर खतरा हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। जलकुंभी के पौधे काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि कर जलाशयों को पूरी तरह ढक लेते हैं तथा वहां उगने वाले जलीय पौधे तथा जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी उल्टा प्रभाव डालते हैं। आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थानिक पौधे तथा जंतुओं को यहाँ पे सूची बनाने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। तो इस संरक्षित क्षेत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र के वनस्पति जात, प्राणी जात, स्थानिक प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, प्राकृतिक परिदृश्य तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का, राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में, यानी जो अंदर जो क्षेत्र होता है, में प्रवेश तथा मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है। कोर क्षेत्र के बाहर कुछ क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश की इजाज़त होती है, जो घूमने के लिए जाता है, इजाज़त होती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मानवीय गतिविधियों से यहाँ के वन्य जीवन पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। वर्तमान में यहाँ 96 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। वर्तमान में इसे जिस कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में ये है के नाम से जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश आदि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला रक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है। इसको आप ये सब याद रखें, मेन पॉइंट बोल रहे हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला रक्षित वन क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र में सर्वोच्चम किस्म के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अनेकों अति प्राचीन गुफा आश्रय भी हैं। तो यही आश्रय के बारे में जो हमने पंचमढ़ी के बारे में पढ़ा था, जो पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ये करीब 10,000 वर्ष पुराने हैं। इन गुफा आश्रय मतलब इनमें लोग ठहरते होंगे। तो आश्रय की दीवारों पर चित्रकारियाँ बनी हैं, जिनमें मनुष्यों को जंतुओं से लड़ाई करते, शिकार करते, नृत्य करते, वाद्य यंत्र बजाते, ये सब दर्शाया गया है उस पहाड़ पे जो पत्थर है उसमें चित्र के द्वारा। इन सबों से हमें प्राचीनकालीन जो प्राकृतिक मानव है अंतर संबंधों की जानकारी, मतलब उनके इन संबंधों के बारे में हमें पता चलता है कि वो ये सब भी करते थे, जानकारियाँ मिलती। साथ ही साथ उस समय के आदि मानवों की गतिविधियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। आज भी इस राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र में जनजातियां समुदाय निवास करती है। ये पूरी तरह वन संपदा पर ही निर्भर है। वन्य जीव अभयारण्य, इसे वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। यहाँ वन जंतुओं का शिकार
तथा उसे पकड़ना पूर्णतः वर्जित होता है। वन विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर यहाँ सीमित मात्रा में लकड़ा कटाई वन उत्पाद के संग्रहण की इजाज़त होती है। वर्तमान में 551 वन जो हमने अभियान है, वन अभियान है ना, वन्य जीव अभियान, तो ये 551 अभियान है जो देश के लगभग सभी राज्यों में अवस्थित है। भारत की भौगोलिक विविधता के कारण वन्य प्राणी अभयारण्यों के प्राकृतिक दृश्यावली में भी काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इन अभयारण्यों में चौड़ी पत्तियां वाले वन, पर्वतीय वन, कटीले वन, बड़ी नदियों के डेल्टा क्षेत्र के मैंग्रोव वन आदि पाए जाते हैं। वन अभयारण्यों में काला मृग, 10 श्वेत आँखों वाला मृग, हाथी, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल, अजगर, गैंडा आदि संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षा तथा संरक्षण दिया जाता है। चूँकि ये संकटग्रस्त है, मतलब लुप्त होने वाला है, ठीक है, तो इसको सुरक्षा संरक्षण दिया जाता है। मानस वन अभियान जो कि असम में है, पेरियार वन अभियान केरल में, गिर अभियान गुजरात में, चिल्का झील अभियान उड़ीसा है और आदि अभयारण्यों में संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षा तथा संरक्षण दिया जा रहा है। प्राणी उद्यानों में वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर पिंजड़ों में रखा जाता है। प्राणी उद्यान में उस जो भी जीव होते हैं उनको प्राकृतिक वास स्थान में यानी जंगल में नहीं रखकर उनको मानवीय जो जगह होता है, जैसे पिंजड़ा जो होता है उसमें रखा जाता है। जैसे चिड़ियाघर हमने देखा होगा पटना, कलकत्ता, ये सब का, तो ये हुआ प्राणी उद्यान। यहाँ उनका संरक्षण भी होता है, साथ ही साथ उन वन्यजीवों को देखने आए दर्शकों का मनोरंजन तथा ज्ञानार्जन भी होता है। यह संरक्षित स्थल पूर्णतः मनुष्य के नियंत्रण में होता है। कोलकाता स्थित प्राणी उद्यान भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। प्राणी उद्यान में जंतुओं के पिंजड़े के बाहर उनके वैज्ञानिक नाम होता है, एक बोर्ड होता है, बोर्ड टाइप से, वहाँ पे उनमें सभी कुछ डिटेल्स उसके बारे में लिखा होता है। वास स्थान, भोजन, व्यवहार के बारे में पट्टिका लगी होती है। इससे दर्शकों को इनके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जंतुओं का प्रजनन भी कराया जाता है। पटना का प्राणी उद्यान गैंडों के प्रजनन कराने में सफल हुआ। वनस्पति उद्यान यहाँ पौधों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण तथा संवर्धन का आरक्षित क्षेत्र होता है। वनस्पति में यहाँ पौधे की जो भी दुर्लभ प्रजातियाँ हैं उनके संरक्षण तथा संवर्धन का आरक्षित क्षेत्र होता है। अलग अलग पर्यावरण में उगने वाले पौधों को इसमें लगाया जाता है। इस उद्यान में पौधे के पास पट्टिका लगी होती है, जैसे कि हमने पुराने उद्यान में देखा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसके जो भी होता है आगे पट्टिका लगी होती है, जिससे उनके वैज्ञानिक नाम, वास स्थान, महत्वपूर्ण लक्षण तथा आर्थिक महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के प्रमुख वनस्पतिक उद्यान भारतीय वनस्पतिक उद्यान जो कोलकाता में, लॉर्ड वनस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। वन जीव परियोजना तो दुर्लभ तथा संकटग्रस्त वन्यजीवों की सुरक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य से अनेकों वन जीव परियोजना चल रही है। इन परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों को भी चुना जाता है। भारत में तेजी से घटते बाघों की संख्या को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। वर्तमान में 38 बाघ रिजर्व हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व जो कि उत्तराखंड में, कान्हा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश, मानस बाघ रिजर्व असम में, सतपुड़ा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश प्रमुख है। इन परियोजनाओं के कारण भारत में बाघों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। बाघों के अलावा अन्य संकटग्रस्त जंतुओं के संरक्षण की भी अनेक परियोजनाएं, जैसे गैंडा परियोजनाएं, हाथी परियोजनाएं, मगर परियोजनाएं, कस्तूरी मृग परियोजना, हंगुल परियोजना, शेर परियोजना, डॉल्फिन परियोजना आदि चल रही है। डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। आप अपने नज़दीक के किसी प्राणी उद्यान का भ्रमण यानी वहाँ पे घूमने के दृश्य करें तथा वहाँ रखे गए प्राणियों की एक सूची बनाएं। प्राकृतिक आवास की तुलना में ये प्राणी यहाँ किन परिस्थितियों में रह रहे हैं इसका अवलोकन करें। तो आप जाइएगा तो वहाँ पे अवलोकन कीजिएगा। प्रवास यानी कि जो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं। जैसे जब कोई जीव किसी खास कारण से अपने मूल स्थान से ही कहीं दूसरी जगह चल जाता है तथा कुछ समय बाद पुनः अपने मूल स्थान पर लौट जाता है तो उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। यह बिल्कुल अस्थायी होता है क्योंकि वहाँ पे परमानेंटली नहीं रहता है। यह प्रवास
प्रायः अनुकूल जलवायु तथा भोजन की तलाश के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सर्दी के मौसम में साइबेरिया में ठंडा पड़ती है, वहाँ से साइबेरियन क्रेन नामक जो प्रवासी पक्षी है वह अनुकूल जलवायु की तलाश में, यानी उसके अनुकूल जो भी जलवायु वो वहाँ पे चला जाता है। तो इसकी तलाश में हजारों किलोमीटर दूरी तय कर भारत के पक्षी अभयारण्यों में आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम आने से पहले ये पुनः अपने मूल स्थान को लौट जाते हैं। यहाँ भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा, कांवर झील पक्षी बिहार जो कि बिहार में है, आदि जगहों पर प्रतिवर्ष हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। आप अपने पास स्थित किसी पक्षी अभयारण्य में जाकर वहां आने वाले प्रवासी पक्षियों का पहचान तथा उनकी एक सूची बनाएं। कागज का पुनः चक्रण, तो कागज का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है पेड़ पौधे से। तो कागज एक प्रमुख वन उत्पाद है, क्योंकि ये वन उत्पाद है जिसे बनाने की कच्ची सामग्री वनों से प्राप्त होती है। कागज के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर होती है। करीब 1 टन कागज को बनाने में 17 पूर्ण विकसित वृक्षों की कटाई होती है। 1 टन कागज बनाने में 17 पूर्ण विकसित जो होते हैं उसको वृक्षों की कटाई होती है। वृक्षों के संरक्षण के लिए हमें कागज का सदुपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि आने वाले हमारे जो भावी पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग कर सके। इससे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कागज को उपयोग में लाने के बाद भी इसे पुनःचक्रण कर उपयोग बनाया जा सकता है। एक कागज का करीब 5 से 7 बार पुनःचक्रण किया जा सकता है। कागज के पुनःचक्रण से वृक्ष संरक्षण के अलावा कागज उत्पाद के दौरान खर्च होने वाले जल, ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों की भी बचत होगा, उसका भी संरक्षण होगा। तो पुनर्वनरोपण वनोन्मूलन के पश्चात नष्ट हो चुके वन क्षेत्र में पुनः नए वृक्षों का रोपण पुनर्वनरोपण कहलाता है। वन एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पुनर्वनरोपण से पुनः जीवंत बनाया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन मतलब जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्वनरोपण में प्राय उसी प्रजाति के पौधे को लगाया जाता है जिस प्रजाति के वृक्ष उस वन क्षेत्र में पाए जाते थे। जितने वृक्षों की कटाई हुई थी कम से कम उतने वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से भी पुनर्वनरोपण होता है। यदि नष्ट हो चुके वन क्षेत्र को अवधित छोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय बाद वन अपने को स्वतः पुनर्स्थापित कर लेता है। पृथ्वी तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए पुनर्वनरोपण तथा वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हम लोग का अस्तित्व बचा रह सके। वन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है जिसमें बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वनों तथा वन्यजीवों के महत्व तथा उनके संरक्षण के संबंध में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2011 के अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 का ये प्रतीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड हो जाता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता है आपसे अगले में, तब तक लीजिए जय भारत।